Hello my dear students and all my dear friends, welcome all of you on my YouTube channel। तो देखो स्टूडेंट्स, सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही अंतर होता है। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही अंतर होता है। सफल विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के अलावा किसी अन्य चीज़ पर ध्यान नहीं देता है और असफल विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में ध्यान देता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सफल बनना है या असफल बनना है। अगर आपको सफल बनना है तो केवल आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, और यदि आपको असफल बनना है तो आपको पढ़ाई करनी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर ये है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है, आप ही को डिसाइड करना है कि आपको अपने फ्यूचर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। उस पछतावे के साथ मत जागिए, उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे कल आप पूरा नहीं कर पाए, बल्कि उस संकल्प के साथ आप जागिए जिसे आज आपको पूरा करना है। ठीक है। तो जो काम आप पास्ट में कर रहे थे उसका रिजल्ट आज हम वर्तमान में भोग रहे हैं, और जो काम आज आप करोगे उसका रिजल्ट आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा या भोगना पड़ेगा। अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया होगा, पास्ट में यदि आपने मेहनत की होगी, तो आज आपका वर्तमान बिल्कुल सुनहरा होगा। और यदि आज आपने पास्ट में मेहनत नहीं की होगी, पढ़ाई नहीं की होगी, तो आज आपका वर्तमान बिल्कुल बिगड़ चुका होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आज आपने वर्तमान में ध्यान दे दिया, अपने भविष्य को बनाने में एक प्लानिंग के साथ आपने तैयारी शुरू कर दी, तो उसी दिन से आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और आज जो आप काम करोगे उसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रीपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सी बार जब अपन इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग भी उसके अंदर करना पड़ता है, और उनके बिना सेंटेंस बिल्कुल अधूरा हो जाता है। ठीक है। तो आज हम शुरुआत उसकी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट 30 प्रीपोजिशंस। 30 प्रीपोजिशन विच आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। ऐसे 30 प्रीपोजिशन जिनका हमेशा इंग्लिश बोलते समय प्रयोग किया जाता है, वो सारे प्रीपोजिशन आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पहले ये 10 प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनका अर्थ इधर लिख लिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूँ कि देखो स्टूडेंट, हम केवल स्पीकिंग के लिए पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है ना, बोलने के हिसाब से जो अपने स्पोकन में जो काम आएंगे उनके अनुसार हम इनको पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार तो सब प्रीपोजिशन के अलग अलग नियम चलते हैं, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को यहाँ पर इनका केवल मात्र स्पीकिंग में प्रयोग बताऊंगा कि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो वहाँ कौन से सेंस में, कौन से भाव में आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, वही चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इनको पढ़ना है तो फिर आपको आने वाले कुछ दिनों बाद एक वीडियो मिलेगी कंप्लीट प्रीपोजिशन की, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ प्रीपोजिशन मैंने लिखे हैं, जैसे इन, इनटू, इनसाइड, ऑन, अबो, अपॉन, अवर, फॉर, विद, ऑफ। इनका अर्थ भी इधर लिख दिया है। तो आप केवल ये दोनों चीज़ें देख कर ही वीडियो को स्किप मत कर देना, छोड़ के मत चले जाना, बिकॉज इनमें आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इनका प्रयोग पढ़ोगे कि कौन से प्रीपोजिशन का कहां प्रयोग होगा। क्योंकि यहां पर देखो अर्थ लगभग सिमिलर है यहां पर, ठीक है ना, इसका मतलब भी पर, इसका मतलब भी पर, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है, कौन सा प्रीपोजिशन कब आएगा, वही चीज आप लोगों को, वही कंसेप्ट में आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले है यहां पर इन। इनका अर्थ होता है में। अगर किसी वस्तु की कहीं पर स्थिरता बताई जा रही हो, स्थिरता का मतलब है जहां पर वो वस्तु स्थिर हो, आई बात समझ में, उसी वस्तु के अंदर, जैसे चार दीवारी के अंदर या चारों तरफ से घिरे हुए स्थान के अंदर अगर वो वस्तु स्थिर है और केवल उसी जगह पर थोड़ी सी गति कर रही हो या गति नहीं कर रही हो, तो वहां पर हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे हम उदाहरण ले लेंगे, जैसे मान लो पहला सेंटेंस है, ध्यान से समझना, मैं अपने कमरे में हूं।
मैं अपने कमरे में हूँ। ये सेंटेंस है स्टूडेंट, मैं अपने कमरे में हूँ। अब जब आप इसको बनाओगे तो यहाँ पर ये मैं शब्द आ गया। अब ध्यान देना, मैं के लिए यहाँ पर दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, इन और इनटू। अब इनमें थोड़ा सा अंतर समझो आप, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे मान लो वस्तु है, कोई सी भी वस्तु है, समझ जाना, जैसे वस्तु है यहाँ पर, अगर ये वस्तु यहीं पर स्थिर है, आई बात समझ में, ये वस्तु अगर इन्हीं चारों तरफ से गिरे हुए स्थान में अगर स्थिर है तो यहां पर हमेशा इनका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्थान है और कोई दूसरी वस्तु गति करते हुए इस स्थान के अंदर आ जाती है तो वहां पर हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? अर्थात जहां पर स्थिरता का भाव हो वहां पर इन आएगा और जहां पर गतिशीलता का भाव हो वहां पर इनटू आएगा। बस ये ध्यान रख लेना अच्छे तरीके से। अर्थात पदार्थों में भी लेते हैं, अगर किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, वहां पर भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे इस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाओ तो वहां पर जैसे इनटू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हिंदी से फिर वो ट्रांसफॉर्म होगा, बोलो किसमें, इंग्लिश में, तो वहां इन इंग्लिश नहीं आएगा, वहां इनटू इंग्लिश आएगा, बिकॉज वहां पर रूप परिवर्तित हो रहा है। तो यही चीज आप लोगों को याद रखनी है इन और इनटू में, कि जहां पर स्थिरता का भाव हो वहां पर इन, और जहां पर गतिशीलता का भाव हो वहां पर इनटू का प्रयोग होगा। अभी मैंने यहां पर लिखा मैं अपने कमरे में हूं। जैसे ये मेरा कमरा है, सपोज करो, ठीक है, ये मेरा कमरा है। अब मैं इस कमरे में हूं तो ये कमरा चारों तरफ से घिरा हुआ है और मैं इसके अंदर हूं। समझ में आ गया? मैं इसके अंदर हूं तो मैं स्थिर हूं इस चारों तरफ से घिरे हुए स्थान के अंदर। भले मैं यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां गति कर सकता हूं, यूं नहीं कि मैं बिल्कुल मात्र स्टेच्यू होकर वहां बैठा हूं या खड़ा हूं, ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि ये वस्तु या वो व्यक्ति अगर किसी चारों तरफ से घिरे हुए स्थान के अंदर स्थिर हो, उसके बाहर नहीं जा रहा हो, तो वहां पर हमेशा इनका प्रयोग होगा। तो यहां पर बोलो इन आएगा या इनटू आएगा, इन आएगा। अब जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं अपने कमरे में हूं, तो हूं शब्द आ रहा है, आप लोगों को मैंने बताया था, बोलो कौन सा प्रयोग, टू बी वर्ब का प्रयोग वहां में यूज करना है, इज एम आर का। तो मैं के लिए हमने लिख दिया आई एम और यहां पर आ जाएगा एम, आई एम। इसके बाद मैं के लिए आ जाएगा इन, अपने को माई बोलेंगे क्योंकि ये आई के लिए आ रहा है, तो आई एम इन माई रूम। ये बन गया सेंटेंस। समझ में आ गया? तो मैं अपने कमरे में हूं तो आई एम इन माई रूम, मैं अपने घर में हूं तो आई एम इन माई होम, मैं अपने विद्यालय में हूं तो आई एम इन माई स्कूल, मैं अपनी क्लास में हूं तो आई एम इन माई क्लास। तो इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बनाने, ठीक है? आ गया स्टूडेंट समझ में? तो ये था इनका प्रयोग। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखना कि जहां स्थिरता का भाव बताया जाए वहां इन आएगा। अब हम चलते हैं आगे इनटू की तरफ। इनटू का अर्थ होता है में या अंदर, अर्थात इसका अर्थ भी बिल्कुल सेम है, बस ये अंतर है कि इन तो स्थिरता के लिए आएगा और इनटू गतिशीलता के लिए आएगा। जैसे मान लो स्टूडेंट सेंटेंस है इसका इनटू का, मैं पहला यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना? जैसे मान लो मैं यहां लिखूं वह मेरे कमरे में, वह मेरे कमरे में आया। ये सेंटेंस है स्टूडेंट, वह मेरे कमरे में आया। अब यहां पर जब हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो यहां मैं आ गया। अब मैं के लिए या तो इन आएगा या इनटू आएगा। अब समझना ध्यान से, जैसे ये मेरा कमरा है और ये कोई व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि वह मेरे कमरे में आया, तो ये बाहर था पहले, अब ये गति करते हुए इस कमरे के अंदर आ गया। तो बताओ गति हुई या नहीं हुई? अगर वो ये कहता है कि वह मेरे कमरे में है, समझना, वह मेरे कमरे में है, तो वहां कमरे में ऑलरेडी पहले से ये वहां गति नहीं हो रही है, वहां स्थिरता का भाव बताया जा रहा है, इसलिए वहां पर तो हम इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर बताया गया वह मेरे कमरे में आया, अर्थात पहले कहीं बाहर था, अब वो अंदर आ गया, तो यहां पर गति हुई, और गति हुई तो यहां पर हम यूज करेंगे, बोलो किसका, इनटू का। जब इनटू का यूज करेंगे तो वह के लिए ही आ जाएगा। अब हम टेंस पहचानेंगे, आया, या आ रहा है, यो यो बताया था ना आप लोगों को।
सेकंड फॉर्म लगानी है। अब सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो कम कैम, तो ही कैम। अब इसके बाद मे के लिए आएगा इनटू, और मेरे कमरे तो माई, और फिर आ जाएगा रूम। वह मेरे कमरे में आया तो ही केम इनटू माई रूम। वह मेरे सपने में आया तो ही केम इनटू माई ड्रीम। तो कुल मिलाकर जहां पर गतिशीलता बताई जा रही हो वहां पर आप लोगों को इनटू का प्रयोग करना है। वह नदी में कूदा तो ही जंप्ड इनटू द रिवर। समझ में आ गया? क्योंकि पहले बार था, अब उसने जंप लगा लिया। बोलो कहां चला गया? नदी में चला गया, तो इसलिए हम वहां इनटू का प्रयोग करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको इन और इनटू में कोई डाउट नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, अब आपसे कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम इन और इनटू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद चलते अपन इनसाइड। ये इनसाइड का मतलब के अंदर या भीतर। ध्यान देना, मेक अगर आए तो फिर वहां इन करना है, और अगर यूं कहा जाए कि वह कमरे के अंदर है, वह कमरे के भीतर है, तो फिर वहां इनसाइड का प्रयोग करना है आप लोगों को। बोलो किसका यूज करेंगे? इनसाइड का। जैसे सेंटेंस है, ध्यान देना, वह कमरे के अंदर है। समझ में आ गया? वह कमरे के अंदर है, तो हम यहां इनका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ये होता वह कमरे में है तो हम यहां इनका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहां पर दिया हुआ है वह कमरे के अंदर या भीतर है। तो ध्यान देना, के अंदर या के भीतर अगर शब्द आता है तो वहां पर हमेशा आपको इनसाइड का प्रयोग करना है। बोलो किसका? इनसाइड का। जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हे शब्द आ रहा है तो इजेमार का प्रयोग करना है। तो वह के लिए आ जाएगा ही, फिर इसके बाद आ जाएगा इज, फिर इनसाइड रूम या द रूम। तो इस प्रकार से हम यहां पर सेंटेंस बनाएंगे, ही इज इनसाइड द रूम। वह स्कूल के भीतर है तो ही इज इनसाइड द स्कूल। वह क्लास के अंदर है तो ही इज इनसाइड द क्लास। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये तीनों प्रयोग मैंने समझा दिए। आई होप अब आपको कोई यहां डाउट नहीं होगा। इंग्लिश बोलते टाइम अब जब भी आपको में, अंदर, भीतर जिनका भी प्रयोग करना है, आपको ये मैंने तीनों में अंतर बता दिया है, और चुटकियों में आप उस सेंटेंस को बना देना। कोई दिक्कत आपके सामने अब खड़ी नहीं होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन आ रहा है उसकी तरफ। ध्यान देना, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास आ रहा है ऑन, इसका मतलब भी पर या ऊपर। अगला आ रहा है अबो, इसका मतलब भी पर या ऊपर। अगला आ रहा है अपॉन, इसका मतलब भी पर या ऊपर। अवर, इसका मतलब भी पर या ऊपर। अब हमारे सामने दिक्कत आ गई कि सर फिर हम यूज़ कैसे करेंगे? ठीक है, तो इनमें चारों में अंतर क्या होता है? तो ध्यान देना, इन चारों में अंतर मैं बता रहा हूँ। ये ऑन हो गया, ठीक है, इसके बाद ये अबो हो गया, इसके बाद ये अपॉन हो गया, और इसके बाद ये अवर हो गया। ध्यान देना, अगर आपने इस तरह ध्यान देकर समझ लिया तो ज़िंदगी में कभी भी आपसे इन चारों में गलती नहीं होगी। याद रखना, ये ऑन का प्रयोग कब किया जाता है, अबो का प्रयोग कब किया जाता है, अपॉन का प्रयोग कब किया जाता है, और अवर का प्रयोग कब किया जाता है। पहले मैं आप लोगों को बोल के बताऊंगा, फिर इधर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको ऑन, अवर, अबो और अपॉन में अंतर पता लगाना है। ऑन का मतलब भी पर या ऊपर होता है। ध्यान देना, इन सभी का अर्थ होता है पर या ऊपर। ठीक है, अब इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे वो चीज समझनी है आपको। अगर कोई वस्तु, ध्यान देना, अगर कोई वस्तु के ऊपर कोई अन्य वस्तु हो और दोनों आपस में एक दूसरे को एक सतह से स्पर्श कर रही हो तो वहां हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और दोनों आपस में स्पर्श कर रही हो तो वहां पर हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद अबो का प्रयोग समझना। यदि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही हो तो वहां पर अबो का प्रयोग होगा। ठीक है, तीसरा अपॉन, यदि एक वस्तु के ऊपर कोई अन्य वस्तु गति करते हुए विद्यमान हो जाए तो वहां पर हमेशा अपॉन का प्रयोग होगा।
समझ में आ गया। जैसे मेरा ये हाथ है, अब कोई चीज़ गति करते हुए मेरे हाथ के ऊपर आ जाए तो फिर वहाँ अपॉन का प्रयोग होगा। अवर, एक वस्तु जो न तो ऊपर की सतह को छूती हो और ना ही नीचे की सतह को छूती हो, वहां हमेशा अवर का प्रयोग होगा। अब सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तो देखो बच्चों, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। ये मेरे पास बुक है, ठीक है। अब ये मैंने मार्कर इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो याद रखना यहां पर ऑन का प्रयोग होगा। समझ में आ गया, यहां ऑन का प्रयोग होगा। यहां पर ऑन का प्रयोग कैसे होगा, क्योंकि एक वस्तु तो मेरे पास यहां बुक है, ये रजिस्टर है, और दूसरी वस्तु मेरे पास मार्कर है। अब ये इस कंडीशन में रखे हुए हैं तो ध्यान देना यहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं यहां से उठा लूं, इस मार्कर को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं कहूँ कि इस किताब के ऊपर मार्कर है, तो यहाँ स्टूडेंट्स अबोव का प्रयोग होगा। बोलो किसका प्रयोग होगा, अबोव का, क्योंकि इस मार्कर को मैंने सपोर्ट दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ अबोव का प्रयोग होगा। लेकिन अगर ये बुक है और ये मार्कर किसी ने फेंका और ऐसे घूमते घूमते गति करते हुए यहाँ आकर गिर गया, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मार्कर किताब के ऊपर गिर गया, तो फिर यहाँ अपॉन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये गति करते हुए इसके ऊपर गिरा है, इसलिए यहाँ पर अपॉन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब रही बात सर फिर अवर का क्या है, याद रखना ये बुक है, इस बुक को मैंने इस तरफ से भी सपोर्ट दे रखा है, इस तरफ से भी सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। अब ये बुक न तो ऊपर की सतह को छू रही है न नीचे की सतह को छू रही है, यहाँ अवर का प्रयोग होगा। तो याद रखना इस प्रकार से आप लोगों को ये चारों प्रीपोजिशन में अंतर ध्यान देना रखना है। जैसे ऑन, अब प्रयोग समझना आप, जैसे ये टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, ये टेबल है। अब इस टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है, ये किताब इसके ऊपर रखी हुई है, तो ध्यान देना ये टेबल की ऊपरी सतह और इस किताब की नीचे की सतह आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। अब आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रही है ना, तो ये ध्यान देना जैसे ये किताब थी, ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, तो इसलिए यहां पर हमेशा ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे अबोव का ले लो, ये टेबल है स्टूडेंट, ये टेबल है आपकी, ठीक है, ये टेबल है। अब इस टेबल के अगर हम बात करें जस्ट ऊपर जैसे सीलिंग फैन होता है ना, ये पंखा लगा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं कहूं कि टेबल के ऊपर पंखा है, तो ये पंखा और ये टेबल आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, इस कारण यहां पर अबोव का प्रयोग होगा। समझ में आ गया। अगली बात में कहूँ कि जैसे एक शेर यहाँ पर सो रहा है, ठीक है बच्चों, एक शेर यहाँ पर सो रहा है, जैसे मान लो ये शेर यहाँ पर सो रहा है, ठीक है। अब अचानक एक चूहा आता है और इसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है गति करते हो। अब मैं कहूँ कि चूहा शेर के ऊपर चढ़ा, ऊपर, ठीक है। तो अब ये पहले नीचे था, अब गति करते हुए ऊपर चढ़ा, तो यहां स्टूडेंट आएगा अपॉन। समझ में आ गया, यहां आएगा अपॉन की गति करते हुए यहां पर कोई वस्तु यहां आकर विद्यमान हो रही है, इस वजह से यहां पर अपॉन का प्रयोग होगा। अब चलते हैं अपन अवर की तरफ। अवर का प्रयोग किया जाता है ऐसी वस्तु के लिए जो न तो ऊपर की सतह को छूती है और न ही नीचे की सतह को छूती है, बिल्कुल बीच में रहती है। जैसे आपने ब्रिज वगैरह देखे होंगे, ठीक है ना, आपने अपने कोटा का हैंगिंग ब्रिज देखा होगा। अब मैं कहूं कि चंबल नदी के ऊपर एक हैंगिंग ब्रिज है, तो ध्यान देना ये जो हैंगिंग ब्रिज है, सपोज करो ये हैंगिंग ब्रिज है, ये नदी निकल रही है, इधर से ये नदी निकल रही है और ये ब्रिज बना हुआ है। अब इस ब्रिज का एक पिलर तो ये यहाँ पे है और एक पिलर यहाँ पर है, और आपस में एक झूले पर ये झूल रहा है, ध्यान देना ये झूले पर ये झूल रहा है। तो ध्यान देना अगर मैं कहूँ नदी के ऊपर एक पुल है, तो ध्यान देना वो पुल, नदी के ऊपर एक ब्रिज है, तो ये ब्रिज ना तो ऊपर की सतह को, ना तो आकाश को छूता है और ना नीचे जल को छूता है, पानी, तो बिल्कुल बीच में है ना, तो इस वजह से यहां पर अवर का प्रयोग होगा। अब आई होप ये चारों में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कुछ नहीं करना, वीडियो को थोड़ा रिवर्स लेना है और एक बार दोबारा समझ लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि इन चारों में अंतर क्या है और कहां कहां इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। अब सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में जैसे मैं कहूं कि जैसे मान लो एक सेंटेंस में बना देता हूं, जैसे टेबल के ऊपर एक किताब है, टेबल के ऊपर एक किताब है, इसको बनाएंगे अपन, टेबल के ऊपर एक किताब है। तो देखो यहां सब्जेक्ट नहीं है,
ये तो टेबल के ऊपर, ये तो लास्ट की चीज आ गई। किताब ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, किताब है, सब्जेक्ट नहीं है। तो ध्यान देना, जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है ना, वहां पर हमेशा ऐसे सेंटेंस को शुरू किया जाता है देहर, इज या वा से। है अगर है तो इज, और था अगर है तो वाज आ जाएगा। ठीक है, तो देयर इज, अब जो है उसको ले आओ, तो एक किताब, तो देयर इज अ बुक। ठीक है, अब ऊपर को बोलेंगे, बोलो क्या, ऑन, और फिर टेबल के तो ऑन द टेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया सेंटेंस, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ये देयर इज का प्रयोग मैं आने वाली क्लास में समझाऊंगा आपको। अभी तो केवल आपको मैंने बता दिया, थोड़ा सा हिंट दे दिया कि जहां सब्जेक्ट ना हो वहां देयर से शुरू करना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको अलग से एक स्पेशल क्लास दूंगा जहां देयर और इट का प्रयोग किया जाएगा। जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहां हमेशा देयर या इट से वाक्य को शुरू करेंगे। वो कब, कौन सी स्थिति में करेंगे, वो आपको आने वाली क्लास में पता लगेगा डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान देना। तो हमने सेंटेंस बनाया, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मैं कहूं टेबल के ऊपर पंखा है, तो देयर इज अ फैन ऑन द टेबल। मैं कहूं अपॉन का प्रयोग, एक चूहा शेर के ऊपर चढ़ा, तो अ माउस, ठीक है ना, चढ़ा या कूदा। तो जैसे मान लो मैंने लिखा कि एक चूहा शेर के ऊपर या शेर की बॉडी के ऊपर कूदा, तो अ माउस जंप्ड अपॉन द लॉयंस बॉडी। ठीक है, अपॉन आ जाएगा, गति करते हुए कूदा, इसलिए अपॉन आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं ओवर, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। एक नदी के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है, तो हम वहां पर ओवर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके चारों प्रयोग समाप्त। ठीक है, ऑन, अबो, अपॉन और अवर। तो अब कभी भी गलती मत करना, अगर समझ में नहीं आओ तो वीडियो दोबारा और देख लेना, कभी जिंदगी में प्रीपोजिशन की गलती नहीं होगी। अब चलते हैं अपन फोर। फोर का मतलब होता है स्टूडेंट के लिए। मैंने तुम्हारे लिए एक पेन खरीदा, मैंने तुम्हारे लिए एक कार खरीदी, उसने मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदा। तो ये लिए शब्द आता है ना, तो वहां हमेशा फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो पहला सेंटेंस है, मैंने अपने लिए एक घर खरीदा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस लिखा, मैंने अपने लिए एक घर खरीदा। तो मैंने को बोलेंगे आई, खरीदा, आ की मात्रा आ रही है स्टूडेंट, मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप आज ही इस क्लास को पढ़ रहे हो, इसके पहले की क्लासेज आपने नहीं पढ़ी है, तो सीधा चैनल को ओपन करना, थोड़ा साइड में लेना और प्लेलिस्ट लिख रहा है, प्लेलिस्ट में जाना और सीजन फर्स्ट लिख रहा है, इंग्लिश स्पोकन सीजन फर्स्ट, उसको, ठीक है ना, उसको ओपन कर लेना। उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक की क्लासेस आपको मिल जाएगी। आप शुरू से पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा। बीच बीच में अगर आज 5वीं क्लास पढ़ ली, आज 7वीं, ऐसे कभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे आप लोग। ठीक है, तो यहां पर आ गया, तो आ आते बच्चों सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो आई बोट या परचेज। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया आई बोट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक घर, तो अ हाउस। ठीक है ना, आई बोट अ हाउस। अब के लिए शब्द के लिए आएगा फॉर। अब अपने को यहां वैसे माई बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है मी आएगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसे होता मैंने अपने पिताजी के लिए, तो ऐसे आता आई बोट अ हाउस फॉर माई फादर। लेकिन ये अपने खुद के लिए आता है ना स्टूडेंट, तो यहां ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसलिए हमने यहां पर मी का प्रयोग किया, आई बोट अ हाउस फॉर मी। उसने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा, तो ही बोट अ गिफ्ट फॉर मी। उसने मोहन के लिए एक मोबाइल खरीदा, तो ही बोट अ मोबाइल फोन फॉर मोहन। तो ये फॉर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं विद। विद का मीन्स होता है साथ, समझ के साथ। जैसे वह मेरे साथ विद्यालय जाता है, वह मेरे साथ अध्ययन करता है, वह मेरे साथ खाना खाता है। तो ये साथ के लिए हमेशा विद का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल समझ लो एक, इसका भी साथ के लिए, जैसे वह मेरे साथ अंग्रेजी बोलता है। ठीक है ना, वह मेरे साथ अंग्रेजी बोलता है, ये सेंटेंस है। तो वह मेरे साथ अंग्रेजी बोलता है, तो ही, ठीक है। अब बोलता है, ताहे तीहे आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। तो ही स्पीक्स, एस लगेगा क्योंकि क्या आ रहा है, ठीक है ना, OSSSCHSH एक्स और जेड अगर आए तो ES जोड़ते हैं, और इनके अलावा कोई आए तो S जोड़ते हैं। तो ही स्पीक्स, क्या बोलता है स्टूडेंट, इंग्लिश। तो ये हमने लिखा इंग्लिश। अब साथ को बोलेंगे विद, और ये मेरे को ऑब्जेक्ट के लिए आ जाएगा मी। ये बन गया सेंटेंस, ही स्पीक्स इंग्लिश विद मी। ओके,
वह मेरे साथ विद्यालय जाता है, तो ही गोज टू स्कूल विद मी। वह मेरे साथ कोटा जा रहा है, ही इज गोइंग टू कोटा विद मी। मेरे पिताजी मेरे साथ विद्यालय जा रहे हैं, माई फादर इज गोइंग टू स्कूल विद मी। तो विद का प्रयोग आप लोगों को यहाँ पर करना है। आखिरी प्रीपोजिशन है डियर स्टूडेंट ऑफ, इसका मतलब का, के, की। कहने का मतलब जहाँ पर संबंध बताया जाता है किसी चीज़ का अन्य वस्तु के साथ, यदि संबंध बताया जाता है तो वहाँ हमेशा आपको ऑफ का प्रयोग करना है। ठीक है ना। अब कैसे, जैसे मान लो इधर देखना, जब ऑफ का प्रयोग किया जाता है ऐसे आता है, जैसे मैंने मोहन का पेन तोड़ा। मैंने मोहन का पेन तोड़ा, ये सेंटेंस है, ध्यान देना। अब इसमें ये का शब्द है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऑफ का ही प्रयोग करो, लेकिन मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। मैंने मोहन का पेन तोड़ा, तो आई तोड़ने को ब्रेक, सेकंड फॉर्म आएगी ब्रोक, क्योंकि तोड़ा आ की मात्रा आ रही है, पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो आई ब्रोक, मैंने तोड़ा मोहन का पेन, तो इस पेन को जब अपन आगे ले जाएंगे ना तो द पेन, ठीक है, और फिर ये का के लिए आ जाएगा ऑफ, और फिर आ जाएगा मोहन। तो सेंटेंस बन जाएगा आई ब्रोक द पेन ऑफ मोहन, या फिर ऐसे भी बन सकता है आई ब्रोक मोहन्स पेन, ऐसे लगा देते हैं वहां पर एपोस्ट्रोफी लगाकर, तो आई ब्रोक मोहन्स पेन। तो ठीक है, तो ये का के लिए अगर जहाँ पर ऐसे संबंध बताया जाए, जैसे मेरे पिताजी का फ्रेंड, तो द फ्रेंड ऑफ माई फादर या माई फादर्स फ्रेंड, ऐसे, तो इसमें आपको ऑफ का प्रयोग करना है। तो ये थे आज के 10 प्रीपोजिशन जो थोड़े लेंथी थे, मैंने समझा दिए। अब अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी डियर स्टूडेंट, उसमें बाकी के सारे प्रीपोजिशन में एक साथ करवाऊंगा, 20 प्रीपोजिशन और, जिनका बिल्कुल प्रयोग के साथ हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो आप इसको रिपीट मार लेना ज़रूर। अगर आपने रिपीट मार लिया तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे प्रीपोजिशन खत्म होंगे स्टूडेंट, मैं आपको थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, वो तभी पॉसिबल है जब आपको प्रीपोजिशन अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप में से वो स्टूडेंट जो आज ही इस वीडियो को देख रहे हो या इस चैनल पर नए हो, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जब भी कोई क्लास पढ़ते हो ना, तो ज़रूर उसको पढ़ने के बाद या बीच में अपने स्टेटस पर शेयर कर दिया करो, ताकि ये उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए जिनको भी पता नहीं है कि ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यूट्यूब पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।